अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की और साथ हम इसकी एप्लीकेशंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों हमारे पास गिब्स की एक मोस्ट फेमस इक्वेशन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस से। तो अगर हम ये कहें कि आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है और आपके रिएक्शन में दो तरह की कंडीशन है, यानी एक दफा हम इस इक्वेशन को इनिशियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे और सेकंड टाइम हम इसको फाइनल स्टेट के हवाले से लिखेंगे। इनिशियल में हम इन तमाम चीज़ों को बच्चों हाईलाइट करते हैं। किसके साथ हम इसको हाईलाइट करते हैं? वन के साथ। और फाइनल स्टेट के लिए हम इसको हाईलाइट करते हैं टू के साथ। अब हम करेंगे ये कि आपने इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस निकालना है। इसी वजह से हम इन इक्वेशन को एक दूसरे के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 जो है इसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को हम बाद में लिखेंगे और G2 माइनस G1 के अकॉर्डिंग इसको हम डिफरेंस हम इनका निकाल लेंगे। अब जैसे ही आप इनका डिफरेंस निकालते हैं तो निकालने के नतीजे में यहाँ पर G2 की वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, इसी तरह G1 की वैल्यू को हम बाद में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनकी ब्रैकेट को ओपन कर देना है। जो माइनस के साइन है वो आपके अगर ब्रैकेट के बाहर है तो उनके साइन को रिवर्स कर देगा, जैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस TS1 में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट स्टेट में आप ये करेंगी कि आपने H2 और माइनस H1 को एक जगह कर लेना है, इसी तरह माइनस TS2 को प्लस TS1 के साथ कर लेना है। अगले स्टेप में अगर आप यहाँ देखें तो इन दोनों में टेम्परेचर जो है वो आपका कॉमन फैक्टर होगा तो वो निकल आएगा और इस तरह से आपका अगेन साइन जो है वो रिवर्स होगा और ये अगेन S2 माइनस S1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को बच्चों मेनली हैंडल करें तो आपको ये पता चलता है कि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास ये जो तमाम टर्म्स हैं ये चेंज हो रही हैं। जैसे G2 माइनस G1 इट विल बी इक्विवेलेंट टू डेल्टा G। इन द सेम वे H2 माइनस H1 विल बी इक्विवेलेंट टू डेल्टा H। और इसी तरह टेम्परेचर आपका एज इट इज आएगा और एंट्रोपी यानी जो S एंट्रोपी है इसको आप डेल्टा S के साथ रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहाँ तक ये तमाम चीज़ें जो डेल्टा साइन है वो आपके सिस्टम के अंदर इन तमाम चीज़ों की चेंज होने को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे डेल्टा जी यहाँ पे चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा, इसी तरह डेल्टा एच जो है वो चेंज इन द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम होगा एंड डेल्टा एस रिप्रेजेंट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। इसके बाद आपके पास बच्चों ये जो इक्वेशन है एच एच आपने पढ़ चुके हैं कि एच जो है जो इंथैल्पी है वो आपकी इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी प्लस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो इस एच की जगह पे आपने इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। अब अगर आप इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं तो यहाँ पे आपने यहाँ पे एच की वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए आपने इन तमाम चीज़ों के साथ स्मॉल डी की सिंबल को एडजस्ट करना है। जो आपके पास सिंगल फैक्टर है उन सबके साथ तो डी लिखा जाएगा, लेकिन जब आपके पास डी इस तरह से हो तो एक दफ़ा डी आपने पी के साथ लिखना है और इसी तरह आपने जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन है आपने इस डी को पहले पी के साथ लिखा तो ये वी डी पी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस डी को वी के साथ लिखना है और पी को बाहर निकाल देना है। और यही सेम प्रोसेस हम टेम्परेचर और एंट्रोपी के साथ करके लिखेंगे, यानी एक दफ़ा आप इसको माइनस टी डी एस और सेकेंड टाइम आप इसको माइनस एस डी टी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगी। इसके बाद आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे ही पढ़ रखा है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास डी क्यू जो रिवर्सिबल है वो आपके पास इक्वल आता है डी ई प्लस डी डब्ल्यू के। सो अगर आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन हो तो आपका जो वर्क डन होगा इट विल बी योर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क होने की वजह से यहाँ पे आप इस वर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वर्क आपका बेसिकली यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। नेक्स्ट चीज आपने एंट्रोपी का फार्मूला भी पढ़ रखा है कि एंट्रोपी जो है ये इक्वल होती है डी क्यू बाई डी टी के। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको डी क्यू की वैल्यू निकलेगी। इस वैल्यू को आपने कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पर, और एज ए रिजल्ट आपके पास
कुछ इस तरह की इक्वेशन हासिल होगी। ये टेम्परेचर आपका डिनोमिनेटर में है और जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर टीडीएस में और ये इक्वल हो जाएगा डीई प्लस पीडी वी के। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इन इक्वेशन को, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है आपकी, यानी ये वाली जो मेन आपकी इक्वेशन नंबर 6 है, इसको आपने देखना है और इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास टी डी एस का फैक्टर दे रखा है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, कि ये जो आपके पास इक्वेशन थी, यानी ये इक्वेशन मैंने इक्वेशन नंबर 6 अगेन लिखी और इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, आपने टी डी एस की वैल्यू को पुट करना है। अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा ये टीडीएस पॉजिटिव का है, जबकि यहाँ पे आपके पास टीडीएस की वैल्यू माइनस में है। तो अगर ये प्लस में सारे फैक्टर है तो माइनस में ये दोनों भी माइनस में हो जाएंगे। बाकी सेम चीजों को आपने एज इट इज रहने देना है, सिर्फ टीडीएस की जगह पे आपने इसकी वैल्यू को पुट डाउन करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये पॉजिटिव का डीई नेगेटिव के डी से कैंसिल आउट होगा, ये पॉजिटिव का पीडीवी नेगेटिव के पीडीवी से कैंसिल आउट होगा और पीछे आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल हो जाएगा वीडीपी माइनस एस डी टी के। और अगर आप ये कहते हैं कि आपका यहाँ पे प्रेशर, अच्छा बच्चों यहाँ तक जो आपकी ये डेरिवेशन है ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी मैक्सिमम जो डेरिवेशन होगी इस स्टेप के अंदर वो आपकी प्रीवियस स्टेप को ही फॉलो कर रही होगी। अब अगले स्टेप में आपकी थोड़ी सी दो तीन स्टेप की चेंजेस है, उसके बाद आपका एक रिलेशन जो है वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का आपको हासिल होगा और इस पूरे प्रोसेस में आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो डीपी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। change in entropy at constant pressure, it will be equal to decrease in the entropy of the system with temperature at constant pressure। ठीक है, अगले स्टेप में आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो टेम्परेचर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे अब डी के बजाय कर्ली या पार्शियल फ्रैक्शन को ऐड किया है और ये आपको मैंने अगेन बताया था कि कर्ली या पार्शियल फ्रैक्शन के साइन को आप तब ऐड करते हैं जब आपका फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर है, सॉरी टेम्परेचर है और इसके साथ साथ आपकी जो प्रेशर है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो वहां पे आपने क्या करना होता है कि आपने वहां पे पार्शियल या कर्ली के साइन को इंट्रोड्यूस करना होता है। अब इसके बाद आपने जिस तरह पहले स्टेप में किया कि आपने इस इक्वेशन को यहाँ पे, अगर आपकी जो इक्वेशन थी जो पीछे से चली आ रही थी इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे आपने S2 - S1 की एक रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप नोट करें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी सिस्टम के लिए कोई इनिशियल स्टेट हो, ठीक है, ये बच्चों ये स्टेप इधर नहीं होना चाहिए था, इस स्टेप को हमें यहाँ नहीं लिखना है, तो इसको हम यहाँ पे ही रखेंगे कि ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमने इसी इक्वेशन में दो तरह की स्टेट बनानी है, एक आपकी इनिशियल स्टेट होगी, एक आपकी फाइनल स्टेट होगी। तो जो आपकी इनिशियल स्टेट होगी, इनिशियल स्टेट में आपने जी के साथ वन का फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है और इसी तरह आपने फाइनल स्टेट के लिए इसके साथ टू का फैक्टर, यानी जहां पे आपकी गिब्स एनर्जी है और जहां पे आपका एंट्रोपी का सिस्टम है उनके साथ एक एक दफा आपने वन का सिंबल लगा दें जो कि रिप्रेजेंट करेगा उसके इनिशियल स्टेट को और फाइनल स्टेट के लिए आपने इन दोनों पे टू की सिंबल जो है वो एडजस्ट करनी है। अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 8 को सब्सट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 9 से, यानी जैसे आपने G2 - G1 पढ़ा था इसी तरह ये इक्वेशन आपकी S2 - S1 होनी चाहिए। लेकिन चूंकि S2 के साथ माइनस पहले से मौजूद है, इसी तरह S1 के अंदर भी पहले से ये माइनस का सिंबल मौजूद है, तो ये आपका बच्चों एज इट इज रहेगा। अब ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, -S2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा +S1। और अगर आप माइनस इसमें से कॉमन निकालते हैं तो ये आपका S2 - S1 अंदर चला जाएगा और फिर इसके बाद ये इक्वल होगा -डेल्टा S के। अब आपने जो आपके पास इक्वेशन थी जो कि आपकी यहाँ पर आ रही थी, ये बच्चे जो आपकी इक्वेशन है डेल्टा जी वाली,
तो इसको अगर आप लिखते हैं, यानी ये जो आपकी ये इक्वेशन है, यानी इन दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंस किसका है, सिर्फ G2 - G1 का है। कर्ली इसमें से कॉमन है। पार्शियल टी को आप एक दफा लिखेंगी और उसके बाद ये एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, और ये पूरी इक्वेशन आपकी इक्वल हो जाएगी माइनस डेल्टा एस के। तो आप G2 - G1 को डेल्टा की टर्म में रिप्रेजेंट करें तो आप इसको इस तरह से लिख सकती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को, जो आपके पास ये चेंज इन एंट्रोपी की आई है डेल्टा एस की, इस वैल्यू को आपने, ये जो आपका एक मेन पीछे इक्वेशन नंबर 4 में जो मेन फार्मूला आ रहा था, इसमें आपने डेल्टा एस की वैल्यू को पुट डाउन करना है। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को पुट डाउन करेंगी तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये इक्वेशन आपके पास माइनस डेल्टा एस के लिए है, ठीक है। यानी माइनस डेल्टा एस होगा तो ये होगी। और अगर यहाँ पे इक्वेशन में आप नोट करें, यहाँ पे आपके पास सिंपल डेल्टा एस है। तो सिंपल डेल्टा इसका मतलब क्या होगा कि आपने माइनस के साथ तो ये होगा, और अगर आपने खाली ऐसे लिखना है तो यहाँ पे आपके पास ये माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन इस टेम्परेचर के माइनस के साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एट द एंड आपकी इक्वेशन माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी और चेंज इन गिव्स एनर्जी विल बी इक्वल होगी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम प्लस टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ आप इस गिव्स एनर्जी का रिलेशन देखेंगी। और ये आपके पास मोस्ट कॉमन फॉर्म होगी गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। अब बच्चों आपने दो तरह की एप्लीकेशंस पढ़नी है। एक तो आपने इस इक्वेशन की एप्लीकेशन पढ़नी है कि आपको इस इक्वेशन का क्या फायदा है। अगर आपके पास बच्चों ये इक्वेशन मौजूद हो और आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पर आपके पास मौजूद हो, तो आप इस सिस्टम के लिए इंथैल्पी जो कि डेल्टा एच है, इसको बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड है इसकी एप्लीकेशन के किसी भी सेल में जो कि रिवर्सिबल सेल होगा उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, जिसके जरिए आपको रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता चलता है, उसकी भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इन दोनों इक्वेशन जो हैं, ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज हैं, इन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी ये इक्वल होती है टू द डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी अकॉम्पनिंग दी सेल रिएक्शन। तो बच्चों इसकी आगे लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, उसमें आपने नहीं जाना, आपने बस इस इक्वेशन को यहाँ तक ही याद रखना है। अच्छा, इसके हवाले से आपको एक चीज और बतानी है कि पेपर में एप्लीकेशन एक तो आती है गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की, और दूसरी आती है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी की। ये मैंने एप्लीकेशन उस टाइम पे नहीं लिखी कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई आपसे इन इस इक्वेशन की एप्लीकेशन पूछे तो आपने ये दो बतानी है, और अगर कोई आपसे जनरली पूछे कि गिव्स फ्री एनर्जी की क्या एप्लीकेशन है, तो ये आपके पास चार तरह की एप्लीकेशन है, जिसमें ये पहला क्राइटेरिया है इसका कि इससे आपको किसी भी रिएक्शन के होने का या ना होने का पता चलता है कि आया वो रिएक्शन अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा या नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा। तो ये बच्चों आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, अगर पॉजिटिव हो तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर डेल्टा जी नॉट एग्जैक्टली जीरो हो तो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे होता है। सेकंड, एक आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा था गिव्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो ये जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की इक्वेशन है, इसके जरिए आप किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के पी है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। थर्ड में भी आपने पढ़ा गिव्स फ्री एनर्जी की, गिव्स और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अंदर भी आपने ईएमएफ की बात की। इसके अंदर भी आप कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी लॉग नेचुरल के, बच्चों ये इक्वल होती है इस इक्वेशन के जिसका नेम है माइनस एन ई नॉट एफ। अब यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ई नॉट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, और एफ जो है वो आपका फेरेडे का कांस्टेंट है। तो इसकी डिटेल में आपने नहीं जाना, बस आप इतना ही याद रखिएगा कि इसकी मदद से आप किसी भी रिएक्शन में ईएमएफ को डिटरमिन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका फ्री एनर्जी चेंज एंड चेंज इन दी एंट्रोपी एंड द इंथैल्पी, कि अगर आपके पास किसी भी रिएक्शन में आपको फ्री एनर्जी चेंज आपने रिलेट करनी हो उसके चेंज इन इंथैल्पी और एंट्रोपी पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है। अब वो कहते हैं ये रिएक्शन बहुत ही हेल्पफुल है। इस जो इसका फार्मूला है, इसके जरिए आप किसी भी रिएक्शन के लिए इंथैल्पी को डेल्टा एच हो, या अगर आपके पास ये दो क्वांटिटी दी गई हो तो आप उसे एंट्रोपी को भी एट द टाइम मालूम कर सकते हैं। यानी इन तीनों चीजों को आप वन बाय वन करके फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास किसी भी सिस्टम में दो तरह की क्वांटिटीज जो है वो मौजूद हों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आज आपका लेक्चर था, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।